हाँ हाँ हाँ, समझ गया। सुना था। जहाँ पहले की एक लोक कथा भी है, हाँ जी। वही कि सोमेश्वर के वो वाले लोग यहाँ पे रुके थे, जिनकी गाय वाली स्टोरी है जो। जगह बहुत सुंदर है, लेकिन ये काफी बहुत ज्यादा शांति भी नहीं है, बहुत शांति है। बहुत ज्यादा शांति, सच बात है। ये तो एक अलग मतलब तरीके का अनुभव है हाँ, यहाँ। यहाँ पे जो है ना, ये हमारा कुछ ये देवी कुछ ये ऐसी प्रतिमा है जी कि यहाँ पे आदमी मतलब हो जाता है, ठीक ठाक उसको मतलब भगवान का ही सच है, ठीक ठाक। बहुत सुंदर है जगह। और बाकी देवभूमि का हुआ ये, सच बात है, हमारे तो साफ उत्तराखंड वैसे ही साफ सुथरा हुआ देवभूमि ना है। साहब तक। सच बात है। सबसे पहली बात है साफ सुथरा है। अगर हम कितना कुछ भी कर लेंगे, अगर साफ सफाई नहीं है तो फिर उसके आगे फिर क्या है, कुछ नहीं है। सच बात है। हाँ। ओम नमो दैव्य महादेव्य शिवाय सततम नमः। साथियों, मैं जिस परम पवित्र शक्तिपीठ पर खड़ा हूँ, जहाँ पर आप मुझे देख रहे हैं, जहाँ से मैं आप सभी को संबोधित कर रहा हूँ, इस जगह का नाम, इस परम पवित्र शक्तिपीठ का नाम माँ नैतना देवी का मंदिर है। साथियों, मैं यहाँ पर अपने बड़े भाई के साथ आया हुआ हूँ, और आप सभी लोग जानते हैं कि हम जहाँ भी पहुँचते हैं, हम वहाँ के दिव्य दर्शन आप सभी लोगों को कराते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा प्रदेश, हमारा राज्य उत्तरांचल देवभूमि रहा है, देवताओं की तपस्थली रहा है। और हमारे उत्तराखंड में हिमालय की गोद में एक जिला है जिसे अल्मोड़ा कहते हैं, और अल्मोड़ा में एक स्थान है जिसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है, या फिर उसे मंदिरों का गांव कहा जाता है। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, मैं द्वाराहाट की बात कर रहा हूँ। द्वाराहाट से 25 से 28 किलोमीटर अंदर यह स्थान है जहाँ पर आज मैं हूँ। इसे शक्तिपीठ कहते हैं। शक्तिपीठ क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। माँ नैतना देवी का ये मंदिर माँ भगवती का परम पवित्र मंदिर है। ये केवल अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए ही नहीं, अपनी पौराणिकता के लिए नहीं, अभी तो अपने इतिहास के लिए और अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं शक्तिपीठ की। शक्तिपीठ क्या होता है? साथियों, अब सभी लोगों ने सुना होगा, जब महाराजा दक्ष के द्वारा, दक्ष कौन? माँ सती के पिता, उनके द्वारा जब कनखल नगरी में यज्ञ किया गया और वहाँ पर उन्होंने माँ सती के साथ जैसा व्यवहार किया, उससे कुपित होकर माता ने आत्मदाह कर लिया और माता के शरीर को अपने हाथ में लेकर कालों के काल हमारे बाबा महाकाल ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। और उनके इस रूप को देखकर देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि सब लोग बहुत अधिक भयभीत हो गए कि आखिर अब क्या होगा। तो उसके बाद वह सलाह के लिए गए भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और सुदर्शन चक्र ने माँ सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए, और वह टुकड़े, वह अंग या फिर उनके आभूषण, वह जहाँ जहाँ भी गिरे वह सभी शक्तिपीठ कहलाए। और इसी क्रम में एक शक्तिपीठ है माँ नैतना देवी का मंदिर। और यह, इसका मैं इतिहास भी साथियों आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। समुद्र इतिहास मैंने आपको बताया, समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। यह पवित्र धाम या शक्तिपीठ स्थित है। साथियों, इसके पूर्व में भगवान आशुतोष बागेश्वर के रूप में विराजमान है, और इसके पूर्व में दूनागिरी, जिसे हम द्रोणागिरी भी कहते हैं, वह पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। वह ठीक इसी प्रकार इसके पश्चिम में वह मेरे इष्ट देवता भी हैं, भूमि देवता या भूमिया देवता, जिन्हें भूमिया देवता भी कहा जाता है। वे लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं। इसी प्रकार इसके दक्षिण में नंदा देवी की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और उत्तर में देवताओं का, जिसे पर्वत कहा जाता है या जिसे पर्वतों का राजा कहा जाता है, हिमालय विराजमान है। हिमालय की सुंदरता को देखकर आप सभी साथियों को जैसे पता होगा, महाकवि कालिदास ने उनके द्वारा जो रचित कुमार संभवम है, उसमें एक पंक्ति लिखी थी, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्माम हिमालयो नाम नगाधिराजय। ये सुंदर पंक्ति बहुत ज़्यादा इस यहाँ की सुंदरता को वर्णित करती है। और साथियों, इसके जो पश्चिम में है, पश्चिम में मानिला की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। साथियों, इस जगह का इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना है और कई समय से यह पर्यटन का केंद्र रहा हुआ है। जैसा कि आप सभी ने पूर्व की वीडियोस में भी देखा होगा, एक तरफ जहाँ इसके जंगलों के कारण इसकी सुंदरता बनती है, तो वहीं दूसरी ओर ये अपनी ऐतिहासिकता से और अपनी पौराणिकता से भी एक विशेष स्थान रखता है। साथियों, यहाँ के बारे में कुछ किंवदंतियाँ हैं या कुछ लोक कथाएँ हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, और उसके ठीक बाद में मैं यहाँ पर हमारे साथ एक बड़े भाई भी यहाँ हैं, जिनसे कि हम यहाँ के आगे की चर्चा वार्ता करेंगे। साथियों, ऐसा माना जाता है कि आप सभी लोगों ने सोमेश्वर के बारे में जरूर सुना होगा। अल्मोड़ा जनपद में एक स्थान है सोमेश्वर। सोमेश्वर में एक गांव है जहां के लोगों ने पलायन किया, और वे यहाँ इसके कुछ दूरी पर एक गांव है, वहां जाकर अपना उन्होंने निवास स्थान, वहां मतलब अपना निवास करना शुरू किया। साथियों, उनके पास एक गाय थी, और उन्होंने देखा कि गाय को वह रोज चारा देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सुबह जब उससे दूध निकालते हैं तो वह दूध बिल्कुल होता ही नहीं है। तो उन्होंने देखा, गांव के मालिक ने, जो घर का मालिक था, उसने देखा कि आखिर इतनी मैं सेवा करता हूँ लेकिन जो दूध होता है वो दूध कभी मिलता नहीं है। तो उन्होंने एक रात में देखा कि आखिर होता क्या है। तो उन्होंने देखा गाय जिस खूंटे से बंधी है वह खुद ही वहाँ से खुलती है, खूंटा खुलता है, गाय निकलती है, और वह मंदिर में जहाँ पर माता का विग्रह है वहाँ पर आती है। अभी तो खैर यहाँ पर माता का विग्रह दूसरे रूप में है, लेकिन उस समय झाड़ियाँ हुआ करती थी, तो उसे समझ नहीं आया कि यहाँ फिर क्या है। तो गाय वहाँ पर आई, उसने विग्रह पर अपना दूध चढ़ाया,
और गाय चली गई। इससे वह बहुत अधिक क्रुद्ध हुआ। तो वह अगले दिन अपनी, जिसे एक औजार कहेंगे, उसने औजार वहां पर मार दिया। विग्रह पर आज भी उसका निशान देखने को मिलता है। तभी उस समय आकाशवाणी हुई कि आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया। वह आदमी, मुझे लगता है, या जैसा लोग कहते हैं कि वह शायद माता के चमत्कार को नहीं समझ पाया, तो उसने गुस्से में आकर ऐसा वार किया। तो तभी आकाशवाणी हुई कि तुम इसे बर्दाश्त अब नहीं कर पाओगे। तो उसके कुछ समय बाद गांव में महामारी फैलने लगी, गरीबी आ गई, भूखमरी फैलने लगी। तो जब लोगों से उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है, तो उनके द्वारा बताया गया कि इस तरह की यहाँ पर बात है, वह माता का विग्रह था। तो वह फिर से वो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने माता की पूजा अर्चना की, और उसके बाद माता को उन्होंने वचन दिया कि जब भी कोई नव प्रसूता गाय होगी, उसका जो प्रथम दूध होगा वो हम यहाँ पर चढ़ाएंगे, और जब गांव की जो फसल होगी उसका पहला अनाज हम माता के चरणों में यहाँ पर अर्पित करेंगे। तो उसके बाद कहते हैं कि यह सब चीज़ें ठीक हुई, और उसके बाद जो है परम पवित्र आप शक्तिपीठ देख रहे हैं, उसके विग्रह के स्थान पर ऐसा मंदिर बनाया गया। तो ऐसी यहाँ की बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी आपकी लोक कहानियां हैं जो कि कई बार लोगों के द्वारा कही जाती हैं। और साथियों, केवल यही नहीं, यहाँ से कुछ दूरी पर एक किला भी है। इसको कहा जाता है कि गोरखों के द्वारा, सबसे पहले यहाँ पर चंद राजाओं का शासन था, उसके बाद गोरखों ने उन्हें हराया और उसके बाद अपना राज यहाँ पर स्थापित किया। तो यहाँ पर एक किला बनाया उन्होंने। ऐसा कहा जाता है कि उस किले पर एक दूरबीन थी, जिसके द्वारा यहाँ से दिल्ली का लाल किला देखा जा सकता है। जब गांव के बुजुर्गों द्वारा मुझे बात बताएगी तो ये काफ़ी हतप्रभ करने वाली, हैरान करने वाली काफ़ी बात थी। तो अभी यहाँ पर जब मैंने पूछा तो उनको द्वारा बताया गया कि हाँ, ऐसा यहाँ पर होता है। तो एक किला यहाँ पर अभी है आगे, जिनको कि शायद हम बड़े भाई के साथ वहाँ पर अभी जाएंगे तो हम आपको जरूर उस किले के बारे में भी दिखाएंगे। तो साथियों, ऐसी बहुत सारी यहाँ की कहानियां हैं। तो जिस धाम पर मैं आया वो मैं चाहता हूँ कि अब सभी लोग यहाँ पर जरूर यहाँ पर आप इसे देखने के लिए आएँ। साथियों, ये स्थान केवल पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी काफ़ी अधिक महत्वता रखता है, अपनी पहचान रखता है। और उत्तराखंड तो साथियों अब सभी लोग जानते हैं कि वैसे भी देवभूमि है, देवों की तपस्थली रही है, और हमारा पर्यटन स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है देश में। और साथियों, आज सबसे खुशी की बात यह है कि आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी है, और पर्यटन दिवस के दिन यहाँ पर इस परम पवित्र धाम में होना ही अपने आप में गौरव का क्षण भी है। और इस पर्यटन दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की जो सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत है, ये केवल अपनी भौगोलिक सुंदरता के लिए ही नहीं है, अपितु यह इतने समय से हमने यहाँ पर अपनी संस्कृति को संरक्षण करके रखा हुआ है। और मैं चाहता हूँ इस अवसर पर मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमने अपनी राष्ट्रीय धरोहरों को, हमने अपनी सांस्कृतिक विरासतों को, उनके संरक्षण पे, उनके संवर्धन पे ध्यान देना होगा और उनको आगे बढ़ाना होगा। साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। साथियों, हम सभी लोगों ने बीच में एक मामला जरूर सुना होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्षद्वीप दौरा काफ़ी अधिक चर्चाओं में रहा था। इतना अधिक चर्चाओं में रहा था कि उनके एक वीडियो ने एक दूसरे देश की, मालदीव की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर करके रख दिया था। वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हुए नजर आए कि आखिर आप विदेश घूमने क्यों जाते हो? आप सबसे पहले विदेश घूमने से पहले अपने देश को घूमें। हमारे देश में साथियों, मुझे लगता है कि कोई भी देश हमारे देश से सुंदरता के मामले में, यहाँ पे ऐतिहासिक विरासतों के मामले में, या किसी भी चीज़ में, चाहे समुद्र तटों, चाहे पर्वत श्रृंखलाओं, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्थान, कोई भी देश हमारे देश के आगे बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं टिकता। उन्होंने एक बात तो कही कि आप हमारे देश में घूमिए। मैं उस बात को पूरी करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले देश नहीं, पहले आप अपने जिलों में घूमिए, पहले हम अपने राज्य में हमने घूमना शुरू करना होगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जिन जगहों पर आते हैं, हम कई बार अपने जिले में भी पूरी तरीके से नहीं घूमे होते, या फिर जिस जगह पर हम रहते हैं वहीं के हमने कई पर्यटक स्थानों को नहीं देखा होता। प्रधानमंत्री जी की बात को धरातल पर मूर्त रूप देते हुए हमारी प्रदेश सरकार, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी इसको धरातल उतारने का काम कर रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुछ समय पूर्व मार्च 2023 में उनके द्वारा जो पर्यटन नीति लागू की गई है, उसमें इस बात का विशेष प्रावधान किया गया है कि दूरस्थ इलाकों में जो कि अछूते रह गए हैं, वहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। वहां पर पर्यटन की कई सारी चीज़ें स्थापित की जाएंगी, चाहे वह तराई क्षेत्र हो, चाहे मैदानी क्षेत्र हो, चाहे जल हो, चाहे नभ हो, प्रत्येक जगह पर्यटन का काम हमारी उत्तराखंड की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। और 2025 तक वे कहते हैं कि हम अपने भारत के पर्यटन स्थानों में हमारा राज्य अग्रणी स्थान पर होगा। और ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरह काम उनका देखते में यहाँ पर आ रहा है, जिस तरह का विकास पर्यटन क्षेत्रों में हो रहा है, तो हमें लगता है कि हमें ऐसी आशा है कि 2025 तक हम हमारे देश के राज्यों में अग्रणी स्थान पर होंगे, हमारा राज्य अग्रणी स्थान पर होगा। और मैं कहना चाहता हूं साथियों कि हम लोगों ने भी उन अछूते स्थानों पर जाना होगा। इससे क्या होता है साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे उत्तराखंड में पर्यटन एक विशेष योगदान देता है। हमारे प्रदेश की जीडीपी में पर्यटन 50% भूमिका अदा करता है। हम लोग जब ऐसी जगहों को जाएंगे, जब अछूते स्थानों पर हम लोग जाएंगे, तो साथियों यहाँ पर हम यहाँ के लोगों को भी रोजगार प्रदान करने का काम करते हैं। उनकी आजीविका में यह पर्यटन एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। हम देखते हैं कि जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो कुछ एक ही स्थान हमारे दिमागों में आते हैं, नैनीताल, मसूरी, मुक्तेश्वर, और जबकि हम ये नहीं देखते कि हम कितने अधिक ऊंचाई पर या कितने दूर दूर जगहों पर ऐसी कई सारी जगह हैं जहां पर कि हम आध्यात्मिक रूप से और सुंदरता के रूप में कई सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, जैसे व्यक्ति के अंदर जो राज होते हैं वह उसके हृदय के भीतर
गहराई में विद्यमान होते हैं। ऐसे अगर किसी प्रदेश की किसी भी स्थान की आपको सुंदरता देखनी है तो आप उसकी गहराई में जाइए, आप उन स्थानों में जाइए जो कि अछूते रह गए हैं। तो आप देखेंगे कि हम एक अलग एक अनुभूति का अनुभव कर पाएंगे, हम एक अलग तरह की शांति का अनुभव कर पाएंगे, जैसा कि इस स्थान पर आके मैं देख सकता हूँ। और अगर आप सुकून की तलाश में हैं, अगर आप आध्यात्म की तलाश में हैं, अगर आप आत्मचिंतन चाहते हैं, तो मैं आपको जरूर 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 यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि केवल आप यहाँ आए नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार देने का भी काम करें, यहाँ के होम स्टेज में रुकें। इससे यहाँ के लोगों की आजीविका बढ़ती है, रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। और जैसे कि प्रदेश सरकार भी कहती है कि हम लोग रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, हम लोग पर्यटन को इस तरह से बढ़ावा देंगे, क्योंकि पर्यटन का क्षेत्र साथियों हमारे देश के भविष्य में अग्रणी योगदान देने वाला है। क्योंकि पर्यटन का एक ऐसा क्षेत्र है जिसका काफी अधिक जो विस्तृत है, काफी अधिक फैला हुआ है, और भविष्य में इसमें अपार संभावनाएं मुझे लगता है कि नजर आने वाली हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी इस ओर लगातार हमें इंगित करते रहते हैं, और मैं चाहता हूं उनके आदर्शों पर चलने का हमने साथियों सोचना चाहिए। जिस तरह की वे बातें करते हैं, जिस तरह हमारी उत्तराखंड सरकार काम कर रही है, जिस तरह धामी सरकार काम कर रही है, तो उनके लक्ष्यों मुझे लगता है कि हम लोगों ने चलना चाहिए। मैं भी चल रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग भी उन सभी ऐसी राह पर चलेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे। हमारे देश के प्रदेश के अनेक पर्यटन स्थानों पर आप लोग जाएंगे, और इस वीडियो को पोस्ट करने का केवल और केवल उद्देश्य आप सभी लोगों को सपरिवार ऐसे शक्तिपीठों में, ऐसे पवित्र स्थानों में आप सभी लोगों को इनवाइट करना है, पर्यटन को बढ़ावा देना है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जरूर ऐसे स्थानों पर आएं। और एक बात साथियों कहना चाहता हूं कि मैं इसलिए भी मंदिरों में ज़्यादा जाता हूं क्योंकि जब मैं कुछ काम करने वाला होता हूं, जैसे आने वाले दिनों में हम अभी कॉलेज की छुट्टियां भी समाप्त होने वाली हैं, आने वाले दिनों में हम बहुत बड़े और कार्य करने वाले हैं, तो मैं माता रानी से आशीर्वाद लेने भी यहाँ पर आया हुआ हूँ। और आने वाले दिनों में हम आगे और बड़े बड़े काम करेंगे, और ऐसे छात्र हितों में काम करते रहेंगे, उसका समाज हितों में काम करेंगे, ऐसी हमें आशा है। और माता रानी का आशीर्वाद हमें मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है और विश्वास है। और इसी के साथ आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है, तो मैं मतदाता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों हमारे देश का लोकतंत्र तो वैसे ही सभी लोकतंत्रों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, उनका संरक्षण संवर्धन करने के लिए और हमारे कर्तव्यों का बोध कराने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कुछ एक समय में चुनाव भी होने वाले हैं, आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में वोट करें, अपने वोट की ताकत को पहचानें, क्योंकि आप चाहे राजनीति में प्रतिभाग करें या ना करें, राजनीति आप पर सदैव प्रतिभाग करती है, आपसे प्रतिभाग करती है। इसलिए हमने अपने वोट को बिना किसी से डरे, बिना कुछ वो करे, हमने वोट देना चाहिए। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की आपको शुभकामनाएं, मतदाता दिवस की आपको शुभकामनाएं, और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की भी आप सभी को शुभकामनाएं। मैं माता रानी के इस परम पवित्र शक्तिपीठ से आप सभी के स्वास्थ्य लाभ की, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और माता रानी का आप सभी पर सपरिवार आशीर्वाद बने रहे, ऐसी मैं यहाँ से शुभेच्छा करता हूँ। धन्यवाद साथियों, प्रणाम, हर हर महादेव।